हेलो। गुड इवनिंग मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप दृष्टिगत तो नहीं हो पर लगातार बोले जा रहे हो। कई बार ऐसा होता है और आज कुछ ऐसा ही होगा, ये मानकर चलो कि मैं दृष्टिगत हूं या नहीं, पर आप लोगों को पढ़ाऊंगा अवश्य, है ना। मजे की बात आज की इस कक्षा की कि आपके कोई भी कमेंट्स नहीं लूंगा, किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट्स नहीं। मेरे पास कमेंट्स स्क्रीन पूरी तरह से क्लोज है। बस आपको पढ़ाऊंगा और विदा लूंगा। कुछ अपरिहार्य कारणों आज की इस कक्षा का प्रारूप मुझे इस प्रकार का रखना पड़ा है, पर यकीनन एक बिंदु ऐसा नहीं होगा जहां पर आपको चीजें समझ में नहीं आए। कोई ऐसा बिंदु नहीं होगा जहां चीजें समझ में नहीं आए। मेरा उद्देश्य होगा एक एक बातें आप तक पहुंचाना, एक एक बातें आपके मानस पटल पर फीड करना, परंतु आपके कोई भी कमेंट्स आज की कक्षा में नहीं लेना। तो मित्रों चलो सभी के सभी आ जाओ अपने टॉपिक पर। ध्यान रखो, कृषि को प्रभावित करने वाले तकनीकीगत कारकों में लास्ट कक्षा के अंतर्गत हम लोग उन्नत बीज के बारे में पढ़ रहे थे। उन्नत बीज के बारे में, और उन्नत बीजों के बारे में पढ़ा था कि लगभग ये 3 प्रकार के उन्नत बीजों का प्रयोग भारत के स्तर पर होता है। एक प्रकार के बीज प्रमाणित बीज कहलाते हैं, सर्टिफाइड सीड्स। दूसरे प्रकार के बीज संकर बीज कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के बीज जीएम सीड्स के नाम से जाने जाते हैं। इन तीनों में से हमने पढ़ा था या पढ़ाया था आपको कि जो प्रमाणित बीज होते हैं इनमें 100% अगर आप देखोगे आनुवांशिक शुद्धता बनी रहती है। आनुवांशिक शुद्धता होती है, 100% जेनेटिक प्योरिटी होती है। जीन के स्तर पर किसी भी प्रकार का फेरबदलाव नहीं होता। पर इन दोनों के बारे में आपको बताया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स का प्रयोग करते हुए, दो या दो से अधिक दो उन्नत बीजों को आपस में संकरित कराकर, हाइब्रिड कराकर ये बीज तैयार किए जाते हैं, संकर बीज। तो दूसरा मैंने यहां पर कहा था कि इनके आनुवांशिक कोड में ही परिवर्तन कर अपेक्षानुरूप बीजों को तैयार किया जाता है। कुछ और गुणों को इनमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जिसके संदर्भ में आपको मैंने बताया था कि बैसिलस थुरिंजाइसिस नामक बैक्टीरिया को इसमें प्रवेश कराया गया तथा जो बीज थे उन्हें कीट प्रतिरोधी बनाने का प्रयास किया गया। सफलता कितनी हद तक मिली इस बात पर भी मैंने आप लोगों के साथ एक चर्चा की थी कि जो बीटी कॉटन प्रयोग करते हैं, बीटी कॉटन के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य था कि इन्हें कीट प्रतिरोधी बनाया जाए, इन्हें सूखा प्रतिरोधी बनाया जाए। लेकिन मित्रों विडंबना कुछ ऐसी हुई, समस्या कुछ ऐसी देखने में मिली कि कीट प्रतिरोधी तो नहीं हुए, बल्कि एक विशिष्ट प्रकार का ऐसा कीट का प्रकोप इसमें हुआ कि उनके प्रकोप के बाद ये फसल तो नष्ट होने ही लगी। अब हमारे पास ऐसा कोई उपाय ही नहीं है कि उस कीट को हम मार सकें। एक लाल रंग का कीड़ा इसमें सूंडी लगती है और उसे मित्रों मारा नहीं जा सकता है किसी औषधि से।
अगर उन औषधियों का कॉन्सेंट्रेशन बहुत अधिक बढ़ा दिया जाए तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पूरी की पूरी फसलें और मिट्टी आदि विषाक्त हो जाएंगे, टॉक्सिक हो जाएंगे, तो वह एक नई समस्या हो जाएगी। हम लोग एक नई समस्या पर पड़ जाएंगे। इसकी हमने बात की और यह भी बताया कि इन फसलों को खाने से, इन फसलों के अवशिष्टों को खाने से पशुओं में एक विशिष्ट प्रकार की बीमारी भी उत्पन्न होने लगी, जिसमें पशु वैज्ञानिकों ने इस बात का अनुमान लगाया है कि यह बीटी कॉटन के जो डंठल हैं उनको खाने से पशुओं में जनित बीमारी है। तमाम प्रकार की बातें मित्रों की जाने लगी हैं। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है कि हम अपेक्षा तो कर रहे थे लेकिन किसी और समस्या में भी पड़ गए। तो क्या इन तमाम उन्नत बीजों की एक प्रकार की समस्याएं हैं, या वर्तमान में जो भारत में प्रयोग किए जा रहे हैं तमाम प्रकार के उन्नत बीज, उनके उपयोग की और भी समस्याएं हैं? तो मित्रों आपको जानना चाहिए, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जब आप लोग पढ़ेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन में इसमें बहुत विस्तार आता है चीजों का। तो सभी के सभी लोग लिखेंगे, हेडिंग देंगे उन्नत बीजों के साथ ही उन्नत बीजों के उपयोग की समस्याएं। उपयोग की समस्याएं, उन्नत बीजों के उपयोग की समस्याएं, उपयोग की समस्याएं। अब उपयोग की समस्याओं में अगर आपको बिंदुवार लिखना है तो सबसे पहली आप समस्या लिखो कि इन बीजों के लिए सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता होती है। सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता। अब सिंचाई की अपनी समस्या उत्पन्न होगी। देखो, सिंचाई दो साधनों से मूल रूप से होती है, आज की कक्षा में हम लोग पढ़ोगे ही। एक तो सरफेस जो वाटर रिसोर्स है उस पर डिपेंडेंट होती है, सतही जल संसाधन पर, तो दूसरा भूमिगत जल संसाधन पर डिपेंडेंट होती है। अब सतही जल संसाधन के संदर्भ में नदियों में तमाम प्रकार के बांध आदि बनाए जाकर जल की उपलब्धता को सुनिश्चित की जाती है, तो बड़े बांधों के निर्माणों की अपनी समस्याएं हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें कि भूमिगत जल का अगर अति दोहन किया जा रहा है तो भूमिगत जल के अति दोहन से जनित अपने तरीके की समस्याएं हैं, जिन्हें सिंचाई के साधनों में पढ़ेंगे हम लोग विस्तार से। तो दूसरा, इन फसलों के उपयोग में मित्रों, इन फसलों के उपयोग में अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग या उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग या उपयोग। तीसरे नंबर में भारत में जो संकर बीज प्रयोग किए जा रहे हैं, ज्यादातर अभी तक हम लोग अधिकांश रूप से जो संकर बीज प्रयोग कर रहे हैं, उन तमाम संकर बीजों में सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों का तो उपयोग करना ही होता है, बल्कि विभिन्न प्रकार के कीटों के प्रकोप के कारण रासायनिक कीटनाशक तथा रासायनिक खरपतवार नाशियों का भी अतिशय प्रयोग करना पड़ता है। तो सभी के सभी लिखेंगे रासायनिक कीटनाशक एवं खरपतवार नाशी पर निर्भरता, खरपतवार नाशी पर निर्भरता, सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग या प्रयोग, रासायनिक कीटनाशकों एवं खरपतवार नाशियों का प्रयोग, नेक्स्ट। सच्चाई यह थी कि संकर बीज सबके तैयार किए गए,
लेकिन ज्यादातर उपयोग इनका कुछ चयनित फसलों के लिए ही किया गया। चयनित फसलों में उपयोग हुआ इसका। सब लिखते जाएंगे। चयनित फसलों में उपयोग। अब चयनित फसलों में उपयोग के संदर्भ में अगर आपको बताऊं तो आप जानते हैं कि इनका सर्वाधिक उपयोग भारत में किस में किया गया है? एक तो गेहूं की फसल में किया गया है, तो दूसरा चावल में। गेहूं की फसल में किया गया तो दूसरा किस में किया गया मित्रों? चावल में किया गया। चावल में किया गया। ठीक है ना? जल्दी अब आगे आप देखो, इसमें से आगे आप देखो इनके अपने बीजों की अपनी और समस्याएं क्या हैं इनके उपयोग की। अब इनके उपयोग की समस्याएं, उपयोग में या प्रयोग में समस्याएं क्या हैं? ये तो बेसिक समस्याएं हो गई। अब अन्य प्रकार की अगर समस्याएं देखेंगे तो एक बड़ी बात ये होती है कि पहले आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि किसानों के पास जो स्वयं के बीज या फसलें उत्पादित होती थी, उन्हीं फसलों का कुछ अंश बीज के रूप में किसान अलग से रख लेता था। जो भी फसलें उत्पादित होती थी तो उन फसलों को बीज के रूप में किसान अलग से एक हिस्सा रख लेता था। लेकिन जब से ये हाइब्रिड सीड्स आने लगे तो किसानों की निर्भरता बीज कंपनियों पर हो गई, क्योंकि उन्हें अब बार बार यही बीज खरीदने पड़ते हैं। तो किसानों की निर्भरता किस पर हो गई मित्रों? बीज कंपनियों पर हो गई। अब किसानों में व्याप्त है गरीबी। आप जानते हैं भारत की कृषि जीवन निर्वाहक है। किसानों में व्याप्त गरीबी की वजह से कृषक उन्नत बीज नहीं खरीद पाते। उन्नत बीज खरीदने की आर्थिक क्षमताएं उनकी नहीं होती हैं, तो इनका पर्याप्त उपयोग किसान नहीं कर पाते, इसलिए अपेक्षित लाभ भी उन्हें नहीं मिलता है। आगे अगर आप देखो, क्या भारत का किसान इतना जागरूक है? क्या किसानों में इतनी अवेयरनेस है? क्या किसान इतना जानता है कि इनका उपयोग कैसे किया जाए, इनका उपयोग कब किया जाए, इनका उपयोग किया भी जाए या ना किया जाए? तो मित्रों मैं आपको बता दूं, किसानों में जागरूकता का अभाव, कृषकों में उद्यमशीलता का अभाव, यह तमाम फैक्टर भी प्रभावित करते हैं। तो यहां पर कृषकों में व्याप्त गरीबी, तथापि फिर भी, तथापि का मतलब होता है फिर भी, बीज हेतु बीज कंपनियों पर निर्भरता, बीज कंपनियों पर क्या हो जाती है मित्रों? निर्भरता हो जाती है। बीज कंपनियों पर निर्भरता हो जाती है। बीज कंपनियों पर निर्भरता हो जाती है। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट पक्ष को समझे कृषकों के संदर्भ में, है ना, हम एक एक बात को आपको समझाते जाते हैं। कृषकों में जागरूकता एवं उद्यमशीलता का अभाव। कृषकों में जागरूकता एवं किसका अभाव मित्रों? उद्यमशीलता का, एंटरप्रेन्योरशिप का अभाव है। उसे पता ही नहीं है कि हमें किस किस प्रकार से क्या करना चाहिए, हमें कितना लाभप्रद या लाभ के उद्देश्य से कृषि करना चाहिए। ये तमाम चीजों की समस्या है। तो इसलिए वो कैसे करता है? परंपरागत
कृषि का प्रचलन अधिक, जबकि उन्नत कृषि केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित, कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। आगे आप देखेंगे कि जितना उत्पादन का उत्पाद हुआ तो उत्पाद के लिए भंडारण, विपणन, भंडारण विपणन काटो पहले, कृषि मशीनीकरण का पर्याप्त अभाव है। कृषि मशीनीकरण का पर्याप्त अभाव पाया जाता है। कृषि मशीनीकरण का पर्याप्त अभाव पाया जाता है ना। अब इसमें आप लिख देंगे भंडारण, परिवहन, बाजार एवं विपणन, विपणन केंद्रों की समुचित अनुपलब्धता, समुचित अनुपलब्धता, ये तमाम चीजें हैं जो इन फसलों के उपयोग के समक्ष आज भी चुनौतियां, या इन बीजों के उपयोग के समक्ष आज भी चुनौतियां बनी हुई हैं। ये तमाम समस्याएं मित्रों आज भी मुंह बाए खड़ी हुई हैं। क्लियर हो गई मेरी बात कि नहीं? ये सारी समस्याएं हैं, समझ गए आप? ये समस्याएं हैं। तो ये लास्ट क्लास में बीजों के संदर्भ में मैं आपको नहीं बता पाया था, इसीलिए इस कक्षा के अंतर्गत इस बिंदु को मैंने पूरा कर दिया। इस बिंदु को ठीक है मित्रों? तो इतनी बातें लिख लेंगे। तो पहला आपने देखा था उन्नत बीज, और उन्नत बीज के बारे में आपको इतनी ही बातें पढ़नी थी जो मैंने यहां पर पढ़ाई। अब इसके बाद आज की हम लोग कक्षा में पढ़ेंगे उर्वरक, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर ठीक है, फर्टिलाइजर। अब सबसे पहला प्रश्न उठता है, सबसे पहला प्रश्न उठता है, यहां समझने की कोशिश करिएगा कि उर्वरक क्या है। उर्वरक क्या है, इनकी आवश्यकता क्यों, इनकी आवश्यकता क्यों, उर्वरकों के प्रकार कौन कौन से हैं, क्या है, इनकी आवश्यकता क्यों है, ये क्या है, इनकी आवश्यकता क्यों है, क्या है, इनकी आवश्यकता क्यों है। इसके साथ जब प्रकार हम लोग पढ़ेंगे तो प्रकार के साथ यहां हम देखेंगे कि भारत में उर्वरकों के उपयोग का प्रतिरूप क्या है। यूज पैटर्न क्या है।
उर्वरकों के उपयोग का प्रतिरूप क्या है, यूज पैटर्न क्या है। इन 4 बातों को उर्वरक के संदर्भ में पढ़ना है। पहले मेरी बात सुनना, फिर मैं लिखाता हूं। उर्वरक क्या है? उर्वरक क्या है? तो उर्वरक हैं फसलों को उपलब्ध कराए गए कृत्रिम पोषक तत्व उर्वरक कहलाते हैं। क्या है उर्वरक? फसलों को उपलब्ध कराए गए कृत्रिम पोषक तत्व उर्वरक कहलाते हैं। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? 2 बातों से। भारतीय मृदा में उर्वरता की कमी है, तो दूसरा, हरित क्रांति के उपरांत भारत में उपयोग किए गए संकर बीजों से उच्च उत्पादकता की प्राप्ति हेतु। ये 2 उद्देश्यों से इनका प्रयोग भारत में किया जाने लगा। तो उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं? उर्वरक 2 प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक उर्वरक तो दूसरा जैविक उर्वरक। कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? पहले रासायनिक उर्वरक हैं, तो दूसरे जैविक उर्वरक हैं। बायो फर्टिलाइजर तो केमिकल फर्टिलाइजर 2 प्रकार के हैं, और बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत ही ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग वर्मी कंपोस्ट आदि जैसे भूमि सुधारकों का भी उपयोग करते हैं। भूमि सुधारकों का प्रयोग करते हैं। उपयोग प्रतिरूप कैसा है? तो भिन्न भिन्न प्रकार का उपयोग प्रतिरूप है। जैसे हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अधिक करते हैं, जैविक उर्वरकों का उपयोग कम करते हैं, पहले प्रकार से। दूसरे प्रकार में देखें, हम खाद्यान्न फसलों में इनका उपयोग अधिक करते हैं, जबकि मोटे अनाजों में इनका उपयोग कम करते हैं। तीसरे प्रतिरूप में चलते हैं, भारत के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में इनका उपयोग अधिक किया जाता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में इनके उपयोग में कमी है, बहुत कम मात्रा में इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में इनके उपयोग की भी समरूपता देखने को नहीं मिलती, बल्कि पृथकता या विभिन्नता देखने को मिलती है। क्या मिलती है? पृथकता या विभिन्नता देखने को मिलती है। रासायनिक उर्वरकों में भी अगर आप देखोगे तो एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या पोटास का प्रयोग ध्यान से 4:2:1 में होना चाहिए। 4:2:1 का होना चाहिए। लेकिन हम 4:2:1 उपयोग ना करके, इस प्रतिरूप में हम इसका उपयोग ना करके, बेसिकली हम करते क्या है समझने की कोशिश करिएगा। इनके उपयोग में पृथकता है। हम यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन का उपयोग अत्यधिक मात्रा में करते हैं, फास्फोरस या पोटासी उर्वरकों का प्रयोग तुलनात्मक रूप से कम, परंतु फिर भी असंतुलित मात्रा में करते हैं। तो इस प्रकार से इनके उपयोग प्रतिरूप में भी अंतर देखने को मिलता है। यही तमाम बातें हमें इस टॉपिक के अंतर्गत लिखाना है, ठीक है ना। तो लिखिए सभी लोग, थोड़ा सा मैं जल ग्रहण कर लो मित्रों, आप लोग लिखते चलिए। लिखें उर्वरक फसलों से उच्च उत्पादन तथा उत्पादकता, फसलों से उच्च उत्पादन तथा उत्पादकता प्राप्ति के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले, प्राप्ति के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले
कृत्रिम पोषक तत्व हैं। कृत्रिम पोषक तत्व हैं, जो मृदा उर्वरता, जो मृदा उर्वरता में वृद्धि, मृदा उर्वरता में वृद्धि करते हैं, में वृद्धि करते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। पैरा चेंज करें। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि आखिर इनकी आवश्यकता क्यों। लिखें भारतीय मृदा, पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे भारतीय मृदा में पोषक तत्वों की समुचित मात्रा, पोषक तत्वों की समुचित मात्रा में कमी पाई जाती है। पोषक तत्वों की समुचित मात्रा में कमी पाई जाती है, में कमी पाई जाती है, कमी पाई जाती है, जिसकी आपूर्ति हेतु उर्वरकों की आवश्यकता, आपूर्ति हेतु उर्वरकों की आवश्यकता रहती है। आवश्यकता रहे। पहला बिंदु कर दो आप इसे। दूसरा बिंदु लिखो हरित क्रांति के दौरान तथा के उपरांत उपयोग में लाए गए उन्नत बीजों की मांग को पूरा करने में, उन्नत बीजों की मांग को पूरा करने में भी उर्वरकों की अत्यधिक आवश्यकता रहती है। उर्वरकों की अत्यधिक आवश्यकता रहती है। आवश्यकता रहती है। पैरा चेंज करते हुए लिखो अर्थात उर्वरक मृदा में सूक्ष्म तथा वृहद पोषक तत्वों की, सूक्ष्म तथा वृहद पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। कमी को पूरा करते हैं। पूर्ण विराम लगाएं। चूंकि वर्तमान में उपयोग किए जा रहे रासायनिक उर्वरक वर्तमान में उपयोग किए जा रहे रासायनिक उर्वरक
उर्वरक औद्योगिक उत्पाद हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं। औद्योगिक उत्पाद का मतलब उद्योगों से मिलते हैं, ये औद्योगिक उत्पाद हैं, इसलिए यह उद्योग एवं कृषि के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, पूर्ण विराम लगाकर यह कृषि क्षेत्र में प्रयोग किए गए महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, साधन है। अब लिखो हेडिंग दो, उर्वरकों के प्रकार। उर्वरकों के प्रकार किसमें आ गए हम लोग? प्रकार में, इसमें आ गए। उर्वरकों में प्रकार में लिखो भारत में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों को हम दो प्रकारों में विभक्त करते हैं। दो प्रकारों में विभक्त करते हैं, रासायनिक उर्वरक तथा नंबर 2 जैविक या कार्बनिक उर्वरक। ठीक है, लिखें। अब सबसे पहले रासायनिक उर्वरक के बारे में लिखेंगे। रासायनिक उर्वरकों का निर्माण आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी की मदद से औद्योगिक इकाइयों में किया जाता है। इंडस्ट्रीज में इनका उत्पादन होगा मित्रों, इनके उद्योग होते हैं, औद्योगिक इकाइयों में किया जाता है। जिनके दो वर्ग हैं। नंबर 1 मैक्रोन्यूट्रिएंट हिंदी लिखेंगे वृहद मात्रा में उपयोग में
आने वाले पोषक तत्व वृहद मात्रा में उपयोग में आने वाले पोषक तत्व उपयोग में आने वाले पोषक तत्व। तो नंबर 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व जिनका उपयोग सापेक्षिक मात्रा में कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। सापेक्षिक रूप से लिखेंगे, सापेक्षिक मात्रा में काटिए, सापेक्षिक रूप से कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल अमोनियम, जिप्सम, जिंक आदि। अमोनियम, जिप्सम, जिंक आदि। पर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो क्या हो जाते हैं? एनपीके। इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? एनपीके। क्या बोलते हैं संयुक्त रूप से मित्रों? इनको एनपीके बोलते हैं संयुक्त रूप से, एनपीके बोलते हैं, एनपीके। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो में क्या हो गए? नाइट्रोजनी उर्वरक, पोटासी उर्वरक, फास्फेटी उर्वरक, है ना। और माइक्रो में अमोनियम, जिंक, जिप्सम, कैल्शियम। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? सल्फेट, कैल्शियम के साथ सल्फेट आदि भी लिख देंगे, सल्फेट आदि ये होते हैं। अब इसी में भी आपको लिखना है, पैरा चेंज करते हुए आपको हेडिंग देना है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के लाभ। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के लाभ। इनके उपयोग के लाभ क्या है मित्रों? आखिर क्यों इनका इतना प्रचलन हुआ? आपको पता है कि हरित क्रांति से पूर्व लोग इन्हें अछूत मानते थे। किसी घर में अगर इन उर्वरकों का उपयोग हो गया तो लोग इन उर्वरकों के प्रयोग के साथ पहले नहाते थे, फिर घर के अंदर प्रवेश करते थे। इन खादों को, इन रासायनिक उर्वरकों को छू दिया मतलब आप पवित्र हो गए, तो स्नान करते थे, स्नान वगैरह करके घर में प्रवेश करते थे। पर धीरे धीरे यह हाशिए पर चले गए और इनका उपयोग हर घर घर होने लगा। आखिर क्यों? इनके उपयोग के क्या लाभ है? तो सबसे पहला लिखो लाभ। सबसे पहला लाभ, इनका रख रखाव, इनका रख रखाव एवं उत्पादन विधि, इनका रख रखाव एवं उत्पादन विधि अत्यंत ही सरल है। अत्यंत ही सरल है। अत्यंत ही सरल है। पहली बात हुई। अब दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, इनका फसलों में किया गया
उपयोग अत्यधिक सरल है। फसलों में किया गया उपयोग भी अत्यधिक सरल है, सरल है। तीसरा बिंदु लिखो, यह जल में शीघ्र घुलनशील है। अब यह नहीं कि आज डाला है तो भी धीरे धीरे घुलेंगे और मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करेंगे, ऐसा नहीं है। शीघ्र घुलनशील है, जल में शीघ्र घुलनशील है। इसलिए मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति, मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति शीघ्र कर देते हैं, शीघ्र कर देते हैं, कर देते हैं। पोषक तत्वों की आपूर्ति शीघ्र करते हैं मित्रों। तो नेक्स्ट लिखना है आपको, नेक्स्ट लिखना है कि इनका परिवहन तथा प्रबंधन भी, इनका परिवहन तथा प्रबंधन भी, परिवहन तथा प्रबंधन भी अत्यंत ही सरल है। परिवहन तथा प्रबंधन भी अत्यंत ही सरल है, अत्यंत ही सरल है। पूर्ण विराम। इतनी बातें इनके बारे में लाभ के संदर्भ में हो गई कि आखिर इनका बेनिफिट क्या है। अब बेनिफिट के साथ इनकी आप कमियां लिखो तो लिखो, इनके उपयोग की कमियां या उपयोग जनित समस्याएं, इनके उपयोग की कमियां या उपयोग जनित समस्याएं। लाभ लिखा आपने, फिर आप कमियां लिखोगे, है ना। सबसे पहले आपने लाभ लिखा है इनका, फिर इनकी क्या लिखोगे आप, कमियां लिखोगे या समस्याएं लिखोगे। कमियां या समस्याएं। तो पहली बात लिखो, पहला बिंदु, फर्स्ट बिंदु लिखो, इनके असंतुलित उपयोग से, इनके असंतुलित उपयोग से इनके असंतुलित उपयोग से मृदा संगठन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मृदा संगठन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मृदा संगठन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे पादप जगत या फसलों को हानि पहुंचती है, हानि पहुंचती है। पूर्ण विराम। तो नेक्स्ट लिखें, यह मिट्टी से जल को शीघ्र सोखकर, यह मिट्टी से जल को शीघ्र सोखकर मृदा से वाष्पन की दर को, मृदा से वाष्पन की दर को बढ़ा देते हैं,
मृदा से वाष्पन की दर को बढ़ा देते हैं, जिससे मृदा जल, मिट्टी न लिख के मृदा लिखेंगे, मृदा जल में शीघ्र ही कमी आ जाती है। मृदा जल में शीघ्र ही कमी आ जाती है, जिसकी भरपाई मृदा जल में शीघ्र ही कमी आ जाती है, जिसकी भरपाई सिंचाई द्वारा की जाती है। सिंचाई द्वारा की जाती है। तो नेक्स्ट लिखो, सिंचाई साधनों पर, सिंचाई साधनों पर, सिंचाई साधनों पर अत्यधिक दबाव, सिंचाई साधनों पर अत्यधिक दबाव या भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन, या भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन, अत्यधिक दोहन। नेक्स्ट लिखेंगे, लिखो, इनके उपयोग से खरपतवार का प्रकोप, खरपतवार का प्रकोप भी बढ़ता है। बहुत अधिक मात्रा में खरपतवार उगेंगे, क्योंकि मिट्टी में पोषकता आ जाती है, तो शीघ्रता से खरपतवार उगकर मिट्टी की पोषकता को शोषित करने लगते हैं, है ना। क्या फिर नेक्स्ट लिखो, यह उत्पाद मतलब रासायनिक उर्वरक, यह उत्पाद बाजार आधारित हैं। यह उत्पाद बाजार आधारित हैं। जिनका बाजार मूल्य सापेक्षिक रूप से अधिक होने के कारण, जिनका बाजार मूल्य सापेक्षिक रूप से अधिक होने के कारण, कृषकों में वित्तीय बोझ, बढ़ता है। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा मित्रों। कृषकों में वित्तीय बोझ, फाइनेंशियल बर्डन, वित्तीय बोझ बढ़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, समय पर उपलब्धता की कमी से, अरे आए दिन आप यूरिया नहीं मिल रही, किसानों में यूरिया की समस्या है, तमाम प्रकार की समस्याएं सुनते रहते होंगे। समय पर उपलब्धता के अभाव या कमी, समय पर उपलब्धता के अभाव या कमी से, समय पर उपलब्धता के अभाव या कमी से फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। तो एक बिंदु और लिखो,
सरकार पर उर्वरकों में दी गई सब्सिडी सरकार पर उर्वरकों में दी गई सब्सिडी का बोझ वित्तीय घाटे का एक मुख्य अंग है। वित्तीय घाटे का एक मुख्य अंग है। एक मुख्य अंग है फाइनेंशियल बर्डन का एक मुख्य अंग है जिसे कम किए जाने की आवश्यकता है। सब्सिडी कम की जाए या नहीं की जाए, तो कृषकों में मित्रों विरोध का मुद्दा हो जाएगा। मैं तो बोझ की बात करता हूं, बोझ कम किया जाने की आवश्यकता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। अब इनके उपयोग के लाभ क्या है, इनकी हानियां या इनकी कमियां क्या है उपयोग के, मैंने दोनों पक्ष बैलेंस तरीके से लिखा दिया। एक ब्यूरोक्रेट्स का कर्तव्य भी यही होता है कि उसे क्रिटिक नहीं होना चाहिए। उसे किसी भी बात के प्रोज एंड कॉन्स दोनों पक्षों को बताने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, इसके यह सकारात्मक पक्ष है, यह नकारात्मक पक्ष है। सकारात्मकता अगर अधिक है तो कुछ नकारात्मकता के साथ उसे अपनाए रखना चाहिए। अगर नकारात्मकता अधिक है तो उसका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। तमाम प्रकार की बातें आपको स्पष्ट रूप से समझा देना है और अब बाकी काम आगे नीति नियंताओं का रह जाएगा कि उन्हें क्या करना है, लोगों को क्या करना है, पर आपको अपनी बातों को ठीक से रखना है। और यही बैलेंस तरीका है कि आप बैलेंस तरीके से रखो। अब आपने इनके बारे में बताया, अब आप लिखो जैविक उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। जैविक उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर। लिखो वह उर्वरक जिन्हें रसायनों से नहीं, जिन्हें रसायनों से नहीं बल्कि जीव या जैविक अवशेषों से, बल्कि जीव या जैविक अवशेषों से प्राप्त किया जाता है। जीव या जैविक अवशेषों से प्राप्त किया जाता है तथा यह मृदा की पोषकता में प्राकृतिक रूप से वृद्धि करते हैं। मृदा की पोषकता में प्राकृतिक रूप से वृद्धि करते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। लिखो, ध्यान से लिखना है पैरा चेंज करते हुए कि जैविक उर्वरकों में ध्यान से, जैविक उर्वरकों में क्या क्या आ सकता है, तो लिखेंगे जैविक उर्वरकों में एजोटोबैक्टर, ब्रैकेट लिख देंगे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, गोबर खाद,
खाद को कहते हैं मैन्योर, गोबर खाद, खाद। कृषि अपशिष्टों से निर्मित, अपशिष्टों से निर्मित कंपोस्ट खाद, कृषि अपशिष्टों से निर्मित कंपोस्ट खाद, खाद तथा विभिन्न प्रकार के भूमि सुधारक, सॉइल अमेंडमेंट्स, विभिन्न प्रकार के भूमि सुधारक, भूमि सुधारक जैसे दलहनी फसलें, कॉमा लगाइए, बरसीम एवं ढेंचा, बरसीम एवं ढेंचा जैसे चारे, ये चारा है, जैसे चारे एवं बर्मी कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट का उपयोग, बर्मी कंपोस्ट का उपयोग, पूर्ण विराम लगाकर पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे एजिटोबैक्टर में, एजिटोबैक्टर में कुछ विशिष्ट प्रकार की बैक्टीरिया, कुछ विशिष्ट प्रकार की बैक्टीरिया होती हैं जो कि मिट्टी में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, जैसे राइजोबियम, पूर्ण विराम लगाकर दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम जैसे सूक्ष्म बैक्टीरिया ही उपस्थित रहते हुए मृदा में पोषकता की आपूर्ति करते हैं, पोषकता में ब्रैकेट लिख देंगे नाइट्रोजन, पोषकता के ब्रैकेट में क्या लिख देंगे नाइट्रोजन,
की आपूर्ति करते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ठीक है ना, पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट के रूप में, केचुआ आदि के प्रयोग से, केचुआ आदि के प्रयोग से यह मिट्टी को, यह मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उलट पलट कर, मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उलट पलट कर पोषण युक्त बनाते हैं, पोषण युक्त बनाते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ठीक है। अब ये इनके काम हो गए, ठीक है, इसलिए ये प्रकारों में काम लिखते हैं। अब इनके लाभ क्या हैं, तो लिखो इन फसलों के उपयोग के लाभ, सॉरी फसल बोल रहा हूं, उर्वरकों के उपयोग के लाभ। लाभ, सबसे पहला बिंदु लिखिए, यह सॉइल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, यह मृदा एवं पर्यावरण मित्र होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। यह मृदा एवं पर्यावरण मित्र होते हैं। मृदा एवं पर्यावरण मित्र होते हैं। नंबर 2, इनका निर्माण कृषकों द्वारा, या इनका निर्माण एवं उत्पादन, ऐसा लिखो, इनका निर्माण एवं उत्पादन कृषकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ही, ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जा सकता है। किया जा सकता है। तो नेक्स्ट, यह मिट्टी में प्राकृतिक रूप से, यह मिट्टी में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देते हैं, को बढ़ावा देते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे, इनके उपयोग से, इनके उपयोग से मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है, मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है, जिसके जल संचयन की क्षमता, जिसके जल संचयन की क्षमता, जिसके जल संचयन की क्षमता प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती है, जिसके जल संचयन की क्षमता प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती है, इसलिए यह प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती है। इसलिए क्या होता है, जल संचयन की क्षमता प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है,
इसलिए सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, कम पड़ती है। तो नेक्स्ट लिखो, यह मिट्टी में उपस्थित, यह मिट्टी में उपस्थित मृदा मित्र सूक्ष्म जीवों, यह मिट्टी में उपस्थित मृदा मित्र सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रियाओं को, बढ़ा देते हैं, जैविक क्रियाओं को बढ़ा देते हैं, जिससे मृदा की गुणवत्ता में प्राकृतिक रूप से, मृदा की गुणवत्ता में प्राकृतिक रूप से वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। पूर्ण विराम। देखो कितने सारे गुणों से युक्त है ये, है ना। तो नेक्स्ट एक बात और लिख लो, यह किसानों के लिए, यह किसानों के लिए सामान्य उपलब्ध रहने के कारण, अब घर में ही है, सबके घर में गायें हैं, पशु हैं, कृषि अवशिष्ट हैं, तो सामान्य उपलब्ध रहने के कारण, सामान्य उपलब्ध रहने के कारण, सामान्य उपलब्ध रहने के कारण वित्तीय बोझ को कम करते हैं, वित्तीय बोझ को कम करते हैं। ये तमाम इनके मित्रों लाभ हो गए, ठीक है ना। तो अब इनकी कुछ समस्याएं क्या भी हैं, तो लिखो उपयोग की समस्याएं। उपयोग की कमियां नहीं है, कुछ उपयोग में समस्याएं हैं, लिखो उपयोग में समस्याएं। समस्याएं डैश देकर लिखेंगे। इनका परिवहन, भंडारण तथा रख रखाव, ये भी कोई समस्या है नहीं हालांकि, पर लिख दो परिवहन, भंडारण तथा रख रखाव कठिन होता है, कठिन होता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो ये था मित्रों इन उर्वरकों की अपनी समस्याएं, ठीक है ना। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, उपयोग प्रतिरूप के बारे में। तो लिखें यूज या यूजेज पैटर्न, उपयोग प्रतिरूप। उपयोग प्रतिरूप, उपयोग प्रतिरूप। अब उपयोग प्रतिरूप में पहला बिंदु क्या लिखेंगे, प्रयोग में विषमता। अब प्रयोग में विषमता, कैसे विषमता है, डिस्पैरिटी, कैसी डिस्पैरिटी है, कैसी विषमता है। ए बी करके लिख देते हो, ए लिखो, लिखो जैविक उर्वरकों की तुलना में, जैविक उर्वरकों की तुलना में रासायनिक उर्वरकों
जैविक उर्वरकों की तुलना में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अधिक का उपयोग अधिक जैविक उर्वरकों की तुलना में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अधिक। पहला। दूसरा भारतीय मृदा के मांग के अनुरूप भारतीय मृदा के मांग के अनुरूप NPK का उपयोग 4:2:1 किया जाना चाहिए। NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास का उपयोग कितना होना चाहिए? नाइट्रोजन 4 गुनी, तो फास्फोरस 2 गुनी, तो पोटास 1 गुनी, है ना। एनपीके का अनुपात कितना होना चाहिए? 4:2:1 होना चाहिए। बट लेकिन वर्तमान में यह उपयोग 8.2:3.1 का हो रहा है। 8.2:3.1 का हो रहा है। अर्थात नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का उपयोग मांग से अधिक हो रहा है। मांग से अधिक या मांग की तुलना में अधिक हो रहा है। मांग की तुलना में अधिक हो रहा है। पूर्ण विराम। दूसरा बिंदु, सेकेंड पॉइंट। क्षेत्रीय विषमता। लिखो, भारत में उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में किया जाता है, जबकि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अल्प मात्रा में ही उपयोग किया जाता है। पूर्ण विराम। लिखो, भारत में औसत रूप से उर्वरकों का प्रयोग लगभग 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, परंतु पंजाब तथा हरियाणा आदि में
पंजाब तथा हरियाणा आदि में लगभग लगभग 290 किलोग्राम पर हेक्टेयर 290 किलोग्राम पर हेक्टेयर उर्वरकों का उपयोग हो रहा है अर्थात अत्यधिक क्षेत्रीय विषमता है। अत्यधिक क्षेत्रीय विषमता है। तो तीसरा नंबर, मौसमी विषमता। मौसमी विषमता मौसमी विषमता काटो, सभी लिखो। फसल ऋतुगत विषमता। फसल ऋतुगत विषमता कैसे? फसल ऋतुगत विषमता तो लिखेंगे, देखो फसलों में रबी, खरीफ, जायद, 3 प्रकार की फसलों की हमने बात की थी ना। रबी की फसल जो ठंडियों में बोई जाती है, खरीफ की फसल जो बरसात में बोई जाती है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, जायद की फसल जो गर्मियों में 2 महीने के लिए खीरा, ककड़ी आदि बोई जाती है। खीरा, ककड़ी, तरबूज, कुछ विशिष्ट सब्जियां आदि बोई जाती हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से तो लिखो कि इन तीनों में से सर्वाधिक उपयोग, इन तीनों में से सर्वाधिक उर्वरक उपयोग रबी की फसलों में किया जाता है। रबी एवं खरीफ की फसलों में किया जाता, दोनों कर दो। रबी एवं खरीफ की फसलों में किया जाता है। सर्वाधिक उर्वरक उपयोग रबी एवं खरीफ की फसलों में किया जाता है, जबकि जायद की फसलों में, जायद की फसलों में न्यूनतम उपयोग होता है। न्यूनतम उपयोग होता है। चौथा नंबर, फसलगत उपयोग विषमता। फसलगत विषमता लिखेंगे कि भारत में चावल, गेहूं, गन्ना, सोयाबीन आदि में उर्वरकों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। आदि में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, जबकि
जबकि दलहनी, तिलहनी, दलहनी, तिलहनी एवं मोटे अनाजों जैसे ज्वार, बाजरा, रागी आदि मोटे अनाजों में उर्वरकों का निम्न उपयोग किया जाता है। निम्न उपयोग किया जाता है, पूर्ण विराम। तो ये हो गया मित्रों उर्वरकों के संदर्भ में पूरी जानकारी। देखो मैंने उर्वरकों को यहां से बताना शुरू किया, क्या है, आवश्यकता क्यों है, प्रकार क्या है, उपयोग में प्रतिरूप क्या, सब कुछ ईच एंड एवरी डायमेंशन से जितना आपको उर्वरक में चीजें पढ़नी थी उतनी तमाम बातें मैंने पढ़ा दी, अब इसके बाद आपको दो बातें एक साथ हेडिंग देनी है, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स मीन्स कीटनाशक एवं खरपतवार नाशी। कीटनाशक एवं खरपतवार नाशी क्या कहेंगे आप इन्हें? पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स ये कहेंगे आप इनको। अब सबसे बड़ी चीज है कि इनका उपयोग क्यों किया जाता है, या ये क्या है, क्या है। अब क्या है के साथ ही जुड़ जाएगा उपयोग क्यों, ये साथ में ही इसके जुड़ा होगा, अलग से बताने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो अब फिर बात आता है इनके प्रकार, इनके टाइप्स कितने हैं, प्रकार, और प्रकार के साथ ही हम लोग बात करेंगे, एक इनका प्रकार रासायनिक है, रासायनिक कीटनाशक है और खरपतवारनाशी, और एक जैविक है। तो इनके उपयोग की हानियां क्या हैं, और इनके उपयोग के लाभ क्या हैं, इन पक्षों तक हमें पहुंचना है। लाभ क्या है, परंतु इनका उपयोग के समक्ष लाभ एवं चुनौती क्या है मुख्य, क्यों इनका उपयोग, जब लाभ है ही तो इनका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा, ये तमाम पक्ष इसमें आपको पढ़ना है। सबसे पहला कि ये क्या है, तो सुनना ध्यान से, यह कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो बेसिकली आप जानते हैं भारत की अगर जलवायु देखेंगे मानसूनी है, जो कि उष्णार्ध प्रकृति की है। उष्णार्ध का मतलब क्या है, जिसमें ऊष्मा भी अधिक है और आर्द्रता की मात्रा भी अधिक है। जलवायु उष्णार्ध होने के कारण भारत की फसलों में विभिन्न प्रकार के कीटों का भी प्रकोप अधिक होता है और खरपतवारों का भी अधिक प्रकोप होता है। अब कीटों का और खरपतवारों का प्रकोप क्यों ज्यादा होता, ध्यान से समझना। अगर जलवायु शुष्क है तो क्लियर है कि फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट कम मात्रा में पनपते हैं तथा खरपतवार भी कम मात्रा में पनपते हैं। परंतु भारत की जलवायु उष्णार्ध हो गई, दोनों अधिक मात्रा में तीव्र दर से पनपते हैं। दूसरी बात, अगर जलवायु उष्णार्ध नहीं है तो उष्ण तो है,
सिंचाई के माध्यम से हम मृदा को आर्द्र बना देते हैं। तो जैसे ही मृदा में आर्द्रता की आपूर्ति होती है तो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की संख्या, मात्रा बढ़ जाती है, उनका विकास बढ़ जाता है और खरपतवार, विविध प्रकार के खरपतवार खेत में उग आते हैं। तो एक खरपतवार क्या है? वह कोई भी घास फूस या पादप वर्ग जो मिट्टी से पोषकता को अवशोषित कर फसलों को क्षति पहुंचाते हैं। अगर खरपतवार बहुत अधिक मात्रा में फसलों में या खेतों में उगे हुए हैं तो जो फसलों को पोषण मिलना चाहिए तो फसलों को पोषण नहीं मिलने देंगे, बल्कि आसपास के मिट्टी की पोषकता को स्वयं अवशोषित कर लेंगे। तो फसलों के लिए मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। फसलें सर्वांगीण विकास अपना नहीं कर पाती, फसलें पर्याप्त विकास अपना नहीं कर पाती, जिससे उनके उत्पादन दर या उत्पादकता में मित्रों कमी आ जाती है। इसीलिए खरपतवार का विनाश करना संभव है। तो खरपतवार का विनाश देखो 2-3 तरीकों से हो सकता है। एक तो जैविक तरीका है कि उसको उखड़वा लो, मजदूर लगाओ और मजदूरों के माध्यम से या स्वयं किसान मजदूर बनकर उन्हें उखाड़े, कृषक उखाड़े। करते भी हैं लोग, इन खरपतवारों को उखाड़ कर काट कर पशुओं को चारे के रूप में खिलाते हैं। ऐसा किया भी जाता, खूब मात्रा में किया जाता है। लेकिन जब से ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये नई नई फसलें हम उपजाने लगे तो इन फसलों के साथ इतना अधिक मात्रा में खरपतवार का प्रकोप होने लगा है कि उतनी अधिक मात्रा में मित्रों किसी भी स्थिति में किसानों के लिए उखाड़ना संभव नहीं हो पाता। फिर किसान क्या करता है? फिर किसान करता है कि रासायनिक खरपतवार नाशी लाएगा और उनका छिड़काव करेगा। छिड़काव करने से ये नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से जब कीटों का प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगा तो जब उसे कुछ नहीं सूझेगा तो रासायनिक कीटनाशी जैसे 2,4-D लाता है, DDT पाउडर का छिड़काव करता है, BHC पाउडर का से छिड़काव करता है, कई प्रकार के ऐसे कीटनाशक लाता है। जब ये कीटनाशकों का प्रयोग करता है तो कीट तो मर जाते हैं, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है? पहला, मिट्टी टॉक्सिक हो जाती है। सबसे पहला नुकसान, मिट्टी विषाक्त हो जाती है। मिट्टी में उपस्थित मृदा मित्र सूक्ष्म जीव भी मर जाते हैं, तो मिट्टी धीरे धीरे बंजर होने लगती है। तीसरा नुकसान, जो ये पौधे होते हैं, फसलें होती हैं, इन विषाक्त पदार्थों के टॉक्सिक एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वो विषाक्त तत्व फसलों में पहुंच जाता है और एक प्रक्रिया होती है बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन, फसलों में एकत्रित होता है। जब हम उन फसलों की उपज को खाते हैं तो हमारे अंदर वही विषाक्त पदार्थ इंटर कर हमें तरह तरह से शारीरिक व्याधियां पैदा करता है, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न करता है, रोगग्रस्त बनाता है। इसीलिए मित्रों इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये विषाक्त पदार्थ इतने घातक हैं कि शरीर में उपस्थित जो कैंसर कोशिकाएं हैं उनको सक्रिय कर देती हैं। तो तरह तरह की कैंसर जनित बीमारियां, आंत्र कैंसर, लीवर कैंसर, पैंक्रियाज कैंसर, स्टमक कैंसर, तरह तरह के मित्रों कैंसर जनित बीमारियां पैदा हो गई हैं। ढेर सारी बीमारियां इनके प्रभाव से हुई हैं। अचानक किडनी का फेल होना, अचानक किडनी का फेल होना, श्वसन तंत्र में विकार उत्पन्न होना, चमड़ियों के स्किन डिजीज पैदा होना, वह तमाम भी इन विषाक्त पदार्थों के परिणाम स्वरूप ही हुए हैं। इसीलिए आवश्यकता है कि इनके उपयोग को हतोत्साहित किया जाए, इनके उपयोग को घटाया जाए, इनके स्थान पर जैविक कीटनाशकों का और जैविक खरपतवार नाशियों का उपयोग किया जाए। ठीक है ना मित्रों, यही बात आपको लिखाते हैं। तो लिखो, भारत की जलवायु उष्णार्ध है।
भारत की जलवायु उष्णार्द्र है। उष्णार्द्र है। जिसमें जिसमें कीटों एवं खरपतवार जिसमें कीटों एवं खरपतवार के विकास की अनुकूल स्थितियां कीटों एवं खरपतवार के विकास की अनुकूल स्थितियां निहित रहती हैं। निहित रहती हैं। निहित रहती हैं। पूर्ण विराम लगाओ। पूर्ण विराम लगाओ। लिखो, यह दोनों ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह दोनों ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फसलों को यह दोनों ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फसलों को अत्यधिक क्षति पहुंचाते हैं। अत्यधिक क्षति पहुंचाते हैं। अत्यधिक क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए इनसे निजात पाने हेतु इनसे निजात पाने हेतु कृषकों द्वारा सामान्यतः उद्योगों में निर्मित रासायनिक कीटनाशक एवं खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है। जैसे डीडीटी बीएचसी एवं 2,4-D जैसे घातक रसायन। पूर्ण विराम। पैरा चेंज करो। इन रसायनों के उपयोग से छद्म लाभ, जो आपको लाभ दिखता है कि कीट मर गया और खरपतवार नष्ट हो गया, छद्म लाभ की तुलना में निम्नलिखित हानियां हैं। नंबर वन, यह मृदा में उपस्थित
मृदा मित्र सूक्ष्म जीवों, मृदा मित्र सूक्ष्म जीवों, मृदा में उपस्थित मृदा मित्र सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म जीवों को अत्यधिक क्षति पहुंचाते हैं, को अत्यधिक क्षति पहुंचाते हैं, अत्यधिक क्षति पहुंचाते हैं, जिससे मिट्टी अनुर्वर एवं, जिससे मिट्टी अनुर्वर एवं बंजर होने लगती है, अनुर्वर एवं बंजर होने लगती है। बंजर होने लगती है। नंबर 2, नंबर 2, यह विषाक्त रसायन यह विषाक्त रसायन मृदा को विषाक्त करते हुए, मृदा को विषाक्त करते हुए, मृदा को विषाक्त करते हुए जैव आवर्धन की प्रक्रिया में, जैव आवर्धन की प्रक्रिया में बायो मैग्निफिकेशन, कुल मिलाकर फसलों में प्रवेश करते हुए विभिन्न पोषण स्तरों पर संचरित होते चले जाना और उसमें मात्रा का बढ़ता चला जाना। जैव आवर्धन की प्रक्रिया में प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो नेक्स्ट तीसरा लिखो, मानव सहित, मानव सहित, मानव सहित अन्य जीवों, अन्य जीवों, अन्य जीवों को यह घातक रसायन, घातक रसायन, अन्य जीवों की जगह में लिखो, अन्य जीवों में यह घातक रसायन तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं, तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे त्वचा रोग, स्किन डिजीज, त्वचा रोग, कॉमा श्वसन विकार, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, श्वसन विकार, श्वसन विकार, कैंसर, कैंसर आदि, कैंसर आदि। पूर्ण विराम। नेक्स्ट, छिड़काव के समय जब स्प्रिंग करते हैं इनको, छिड़काव के समय यह हल्की जल बूंदों के साथ, हल्की जल बूंदों के साथ, जल बूंदों के साथ हवा में निलंबित, हवा में निलंबित रहते हैं, हवा में निलंबित रहते हैं।
निलंबित रहते हैं, तथा श्वसन प्रक्रिया में जीवों में प्रवेश कर जीवों को रोगग्रस्त बनाते हैं। जीवों को रोगग्रस्त बनाते हैं। लिखो, उपापचय के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी लाते हैं। ऐसी समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं मित्रों, में भी कमी लाते हैं। पूर्ण विराम लगाओ, पैरा चेंज करो। इसलिए इनका उपयोग प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इनका उपयोग प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तथा इनके स्थान पर जैविक कीटनाशक एवं खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाए। अब उपयोग किया तो जा, पर किसान क्यों नहीं कर रहा? लिखो पूर्ण विराम लगाकर, चूंकि जैविक उर्वरकों की प्रभाविता मंद है, धीरे धीरे काम करते हैं, मंद है। इसलिए किसको द्वारा? इसलिए कृषकों के द्वारा मैंने जैविक उर्वरक लिख दिया क्या? अगर उर्वरक लिखा दिया तो कीटनाशक लिखेंगे, ठीक है ना, उर्वरक नहीं। जैविक कीटनाशकों या खरपतवारनाशियों की प्रभाविता कम है, इसलिए कृषकों द्वारा इनका उपयोग अल्प मात्रा में किया जाता है। कृषकों